हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। हम लोग कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सी इंटरमीडिएट May 23 अटेम्प्ट और आज इसका 27th सेशन है। और आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर करेंगे, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसको हम लोग प्यार से रेजिडेंशियल स्टेटस बोलते हैं। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। इसकी रेलेवेंस बाकी सारे क्वेश्चंस में ज्यादा आएगी, रेजिडेंशियल स्टेटस से अपने आप पे थोड़े से कम ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब कल से हम एक महान सा चैप्टर शुरू करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, उसमें मजा आना शुरू होगा भाई साहब, उसमें तगड़ा मजा आएगा। क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड दैट इज अ कंपलसरी क्वेश्चन। जो आपका पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, दैट इज अ 14 मार्क कंपलसरी क्वेश्चन एंड दैट कम्स फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी ये वाला चैप्टर तो हम लोग यहां पर करेंगे ही करेंगे। मैं कुछ 2-4 क्वेश्चंस इसके यहां पर कराऊंगा क्योंकि छोटा क्वेश्चंस है, तो आई वुड वांट यू टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल ऑन योर ओन। तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व कराऊंगा, बाकी सारे आप लोग अपने आप से करोगे। और उसके बाद आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्स जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिवीजन शेड्यूल किस तरह से आपको बनाना है। एक्चुअली पहली क्लास में नहीं, स्ट्रैटेजी सेशन, जिसके बारे में मैं हर क्लास में बोलता रहता हूं कि एक स्ट्रैटेजी सेशन मैंने लिया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि रिवीजन शेड्यूल आपको किस तरह से बनाना है, राइट। तो उस रिवीजन शेड्यूल को अगर आप लोग शुरुआत से लेकर अभी तक फॉलो कर रहे हो तो यू नो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स, यू नो हाउ टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स, राइट। तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करके आओ, जिससे कल से व्हेन वी स्टार्ट विद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल तो आप लोगों को भी बहुत मजा आए। कल से एक्चुअली बहुत मजा आएगा, 4 दिन का चैप्टर, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो आओ सर स्टार्ट करते हैं। फास्ट ट्रैक टैक्सेशन May 23 लेक्चर 27। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, आप लोग यहां पर मेरे बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। May 23 के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज माय शेड्यूल। एवरी नाइट एट 9 PM, एग्जैक्टली एट 9 PM यहां पर आपकी क्लासेस चलती हैं विदाउट फेल। आपकी रोज क्लासेस चलती हैं, बड़ा मजा आता है हम लोगों को यहां पर। शुरुआत से लेकर अभी तक 27वीं क्लास है आज, सोच सकते हो आप लोग। मतलब फॉर द लास्ट 27 डेज वी हैवंट मिस्ड अ सिंगल क्लास, और हम लोग लगातार यहां पर क्लास कर रहे हैं। और अनअकैडमी प्लस पर एकाग्रता बैच स्टार्ट होने वाला है, नॉट जस्ट फॉर जीएसटी, फॉर एवरीथिंग, राइट। तो ये यहां पर अगर सिर्फ जीएसटी देखकर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, तो सिर्फ जीएसटी नहीं है ये, तो एकाग्रता बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। तो डीटी आईडीटी सब कवर होगा उसमें। नवंबर 23 के लिए मंडे टू सैटरडे दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक ये आपकी क्लासेस चलने वाली है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। आज क्या है? आज है 11 फरवरी और आज है सैटरडे, राइट। तो डे आफ्टर टुमारो से ये शुरू होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं निश10। आजकल 20% ऑफ वाला ऑफर भी चल रहा है, तो ओवरऑल 30% ऑफ हो जाएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैं आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगा, राइट। May 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू वॉच दैट। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। और जो भी यहां पर नोट्स यूज कर रहा हूं वो भी आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, डू चेक देम आउट एज वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 11, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब सुनो मेरी बात। पहले दिन से अभी तक कई बार ये चीज आपके दिमाग में आई है, कई बार ये जो टर्म है ये आप लोगों ने सुना होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन, राइट। तो रेजिडेंट का मतलब जिस तरह से हम लोग जो समझते हैं वही होता है, लेकिन लॉ में टेक्निकलिटीज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं कि अगर आपने इतना इतना किया तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा, अगर आपने ऐसा ऐसा किया तो आपको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। रेजिडेंट के अंदर भी 2 चीजें हो जाती हैं कि अगर आपने ये किया, रेजिडेंट होने के बावजूद अगर आपने ये किया तो आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहलाओगे। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मतलब कि हाँ, प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए तो रेजिडेंट था ही, वैसे भी रेजिडेंट ही है, यहीं पड़ा रहता है, ठीक है। और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मतलब कि प्रीवियस ईयर 22-23 में तो रेजिडेंट था, लेकिन उतना ऑर्डिनरीली यहां पर पड़ा नहीं रहता, बस आ गया 22-23 के लिए रेजिडेंट है, ठीक है। और एक तो हो गए अपने नॉन रेजिडेंट्स, राइट। तो नॉन रेजिडेंट्स तो आप लोग सुनते ही आ रहे हो, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, लेकिन उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो हम लोग आज यहां पर पढ़ेंगे, राइट। तो किसी इंडिविजुअल का अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो उसके लिए आप ये करते हो, तो कंडीशंस फॉर डिटरमिनिंग वेदर एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट और नॉट, इसके लिए सेक्शन 6(1) है, और उसमें 4 कैटेगरीज में मैंने लोगों को बांटा हुआ है, ठीक है। 4 कैटेगरीज में मैंने यहां पर लोगों को बांटा हुआ है, ठीक है। पहली कैटेगरी है फॉर इंडिविजुअल्स नॉट कवर्ड इन कॉलम्स 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 क्या है उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। 2, 3, 4 थोड़े स्पेशल केसेस हैं,
नॉर्मल केस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो कैटेगरी 1 है उसको मैं कह सकता हूं कि जो कैटेगरी 1 है दैट इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल केस। ठीक है, कैटेगरी 1 को मैंने बोल दिया कि ये नॉर्मल केस है, और कैटेगरीज 2, 3, 4 ये हो गई आपकी स्पेशल केसेस। ठीक है, ये हो गए आपके स्पेशल केसेस। हम पहले नॉर्मल केसेस के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, अभी हम बात करें कोई इंसान रेजिडेंट है या नहीं, ठीक है ना, कंडीशंस फॉर डिटर्मिनिंग वेदर एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट और नॉट, राइट। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया कि पहली कंडीशन है ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर 22-23 में रेजिडेंशियल स्टेटस उसका पता करना है कि वो 22-23 में रेजिडेंट था या नहीं। अच्छा, सिटीजन अलग होता है, रेजिडेंट अलग होता है, ठीक है, सिटीजन अलग है, रेजिडेंट अलग है, हम यहां पर रेजिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो देखो 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर वो 182 दिन से या उससे ज्यादा रहा, अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा रहा, तो हम कहेंगे कि वो इंडिया में रेजिडेंट था फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, और he must be in India for at least 60 days during the relevant previous year and 365 days during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। सबसे पहली बात, या तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब अगर प्रीवियस ईयर 22-23 में ये पता करना है कि निशांत कुमार प्रीवियस ईयर 22-23 में इंडिया का रेजिडेंट था या नहीं, तो देखेंगे क्या निशांत कुमार प्रीवियस ईयर 22-23 में इंडिया में 182 दिन या उससे ऊपर के लिए था। अगर हां तो हां, निशांत कुमार इज अ रेजिडेंट इन द प्रीवियस ईयर 22-23। इफ नॉट, if Nishant Kumar was not present in India for 182 days or more during the previous year 22-23, then you have to check two conditions। अगर ये दोनों ही कंडीशन satisfy हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि निशांत कुमार इज अ रेजिडेंट इन द प्रीवियस ईयर 22-23। कौन सी दो कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन कि ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। चलो कोई बात नहीं, 22-23 में आप 182 डेज तक नहीं थे, ठीक है, 22-23 में क्या आप 60 डेज से ऊपर थे? 22-23 में क्या आप 60 डेज से ऊपर थे? तो मैं लिख सकता हूं 22-23 में क्या आप 60 डेज से ऊपर थे? अगर हां तो फिर दूसरी कंडीशन, एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 है, इसके 4 साल पहले यानी 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19, इन चारों सालों का मिलाकर क्या आप 365 दिन से ऊपर थे? इन चारों सालों का मिलाकर क्या आप 365 दिन से ऊपर इंडिया में थे? अगर हां तो आप इंडिया में रेजिडेंट कहलाओगे इन द प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। ये रेजिडेंट के बारे में बात हो रही है। पहला क्या हो गया कि 182 डेज, अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में थे तो यस यू आर अ रेजिडेंट। अगर आप 182 डेज से कम के लिए थे तो देखते हैं क्या आप 60 डेज के लिए थे? हां। 60 डेज के साथ साथ क्या आप पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा के लिए थे? हां, तो भी आप रेजिडेंट कहलाओगे, ठीक है। अभी बात सिर्फ रेजिडेंट की चल रही है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की बात नहीं चल रही है, ठीक है। बात यहां पर सिर्फ रेजिडेंट की चल रही है कि कब बोला जाएगा कि कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर 22-23 में रेजिडेंट था, राइट। तो पहला क्या हो गया कि अगर वो 182 डेज या उससे ऊपर के लिए था तब तो हां वो रेजिडेंट है, ठीक है। दूसरा, अगर वो 182 डेज या उससे ऊपर नहीं था तो फिर हम देखेंगे क्या वो 60 डेज से ऊपर था? हां था। अच्छा, साथ ही साथ क्या वो पिछले ईयर के जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन से ऊपर था? अगर हां तो यस ही इज अ रेजिडेंट, ठीक है। अब दूसरा, तीसरा या चौथा केस, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप लोगों ने देख लिया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हाउ डू यू डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल? तो पहला 182 डेज या उससे ऊपर था? हां तो रेजिडेंट। नहीं तो 60 डेज से ऊपर था? हां। साथ ही साथ क्या प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल, प्रीवियस ईयर 22-23 उसके पिछले 4 साल क्या 365 दिन से ऊपर था? हां तो रेजिडेंट, ठीक है। अब देखो, for an Indian citizen who leaves India during the relevant previous year for the purpose of employment or as member of crew of Indian ship, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि इंडिया का सिटीजन है, और वो देश छोड़ता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, छोड़ के जाता है। क्यों छोड़ के जाता है? या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है या फिर इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरह से जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? यही एक कंडीशन है, ये 60 डेज और 365 वाली डेज नहीं मानेंगे। मतलब ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा है तभी उसको रेजिडेंट माना जाएगा,
ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ये जो दो और मतलब ऑप्शनल वाली चीज थी कि अच्छा ठीक है चलो 182 डेज अगर आप नहीं रहे हो तो देख लेते हैं कि क्या आप 60 डेज के ऊपर हो और पिछले 4 साल में आप 365 डेज से ऊपर हो, तो ये वाली कंडीशन इसमें नहीं अप्लाई होगी. If you are here for 182 days or more during the previous year 22-23, you will be called a resident in the previous year 22-23. Otherwise, no, non-resident. ठीक है. तीसरी कैटेगरी देखो, तीसरी कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. For an Indian citizen or person of Indian origin who being outside India, इंडिया का सिटीजन है जो अभी इंडिया के बाहर रहता है. ठीक है, इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में पैदा हुआ था. इंडिया का सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया में पैदा हुआ था. ठीक है, इंडिया का सिटीजन इंडिया में पैदा हुआ था, बाहर से इंडिया आता है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड 15 लाख रुपए. अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मतलब उसकी जो टोटल इनकम है वो फॉरेन इनकम को हटा के, मतलब सिर्फ इंडियन इनकम 15 लाख से कम है. ठीक है, अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम है तो भी सिर्फ एक ही कंडीशन होगी कि 182 दिन से ऊपर अगर वो प्रीवियस ईयर में था तो उसको रेजिडेंट मानेंगे, अदरवाइज उसको रेजिडेंट नहीं मानेंगे. ये जो दूसरी वाली थी और वाली, वो कंडीशन यहां पर नहीं लगती है. ठीक है, मैं इस वाली चीज को रिपीट करता हूं. एक ऐसा बंदा जो कि इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया का सिटीजन था पर रहता बाहर है, वो बाहर से इंडिया आ रहा है प्रीवियस ईयर 22-23 में. ठीक है, वो बाहर से इंडिया आ रहा है प्रीवियस ईयर 22-23 में और उसकी जो टोटल इनकम है फॉरेन सोर्सेस को हटाकर, मतलब फॉरेन सोर्सेस को हटाकर मतलब इंडियन इनकम, और उसकी इंडियन इनकम अगर 15 लाख रुपए से कम है तो, ठीक है, उसकी इंडियन इनकम अगर 15 लाख से कम है तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन देखेंगे, क्या आप प्रीवियस ईयर 22-23 में 182 दिन से ऊपर थे, अगर हां तो आप रेजिडेंट हो, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट. चौथी कंडीशन, for an Indian citizen or a person of Indian origin who being outside India comes to visit India during the relevant previous year and his total income other than income from the foreign source exceeds 15 lakh rupees. अब ऐसे में क्या होगा? ठीक है, यहां पर क्या बात है, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या बात हो रही है कि या तो कोई इंडियन सिटीजन बाहर से इंडिया में आ रहा है या तो कोई इंडिया में पैदा हुआ बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है. राइट, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है. पॉइंट नंबर 3 में क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 3 में ये हो रहा है कि आप इंडिया में इंडिया के ओरिजिन के पर्सन हो या फिर इंडिया के सिटीजन हो, बाहर से इंडिया में आ रहे हो, बाहर से इंडिया में आ रहे हो और आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से कम है, 15 लाख या उससे कम है. राइट, चौथे केस में क्या हो रहा है कि आप इंडिया के सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के हो, बाहर से इंडिया में आ रहे हो और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है. ठीक है, अगर आपकी इनकम 15 लाख या उससे कम है तो फिर आपका ये देखा जाएगा कि 182 डेज मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज. लेकिन अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 182 डेज तो देखा ही जाएगा, लेकिन अगर मान लो 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर must be in India for 120 days or more and less than 182 days during the relevant previous year and 365 days during the 4 previous years immediately preceding the relevant previous. ठीक है, मतलब यहां पर 60 था और यहां पर 120 हो गया, दैट्स इट. ठीक है, यहां 60 था, यहां 120 हो गया, दैट्स इट. मैं समराइज कर देता हूं फटाफट से. ठीक है, एकदम से फटाफट से समराइज करता हूं, बड़ा मजा आएगा. देखो, पहली चीज क्या थी कि आप नॉर्मल हो. अगर आप नॉर्मल हो तो देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ऊपर थे, अगर हां रेजिडेंट, नहीं तो कोई बात नहीं. कि आप 60 डेज से ऊपर थे, हां 60 डेज से ऊपर थे. अच्छा, साथ ही साथ कि आप प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 दिन से ऊपर थे, हां वो भी थे रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट. ठीक है, अब दूसरा केस, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप बाहर जा रहे हो. क्यों बाहर जा रहे हो, या तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो या आप इंडिया की शिप के क्रू मेंबर की तरह से बाहर जा रहे हो. तो क्या आप 182 दिन से ऊपर थे, हां थे, नहीं थे, हां थे, अगर थे तो रेजिडेंट, अगर नहीं थे तो नॉन रेजिडेंट. सिंपल, वो दूसरी 60 डेज और 365 वाला नहीं होगा. तीसरा और जो चौथा केस है उसमें बंदे बाहर से इंडिया में आ रहे हैं. दूसरे केस में इंडिया से बंदा बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरह से. लेकिन जो तीसरा और चौथा केस है उसमें इंडिया का सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में आ रहा है. राइट, तीसरे वाले केस में उसकी इंडियन इनकम 15 लाख या उससे कम है, तो ऐसे केस में सिर्फ 182 दिन वाली लिमिट है, उसके अलावा नहीं. राइट, दूसरा जो केस है उसमें उसकी इनकम, इंडियन इनकम उसकी 115 लाख रुपए से ज्यादा है. राइट, अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 182 डेज वाली कंडीशन तो रहेगी. क्या आप 182 डेज से ऊपर इंडिया में थे, नहीं हो पाए थे. अच्छा, क्या आप 120 डेज से ऊपर थे, नॉट 60 डेज, 120, यहां पर 60 था. ठीक है, यहां पर 120.
क्या आप 120 डेज से ऊपर थे? हाँ। अच्छा, साथ ही साथ क्या 22-23 के पिछले 4 सालों में 365 दिन से ऊपर थे? अगर हाँ तो आप रेजिडेंट कहलाओगे। रेजिडेंट क्लियर हो गया। अब आओ देखते हैं कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड टू बी ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का मतलब ये तो यहीं ही पड़ा रहता है। रेजिडेंट तो है ही, 22-23 का तो रेजिडेंट है ही, पर ये नॉर्मली भी यहीं पड़ा रहता है, ऑर्डिनरीली यहीं पड़ा रहता है। कैसे पता चलेगा? देखो, he should be a resident in India for at least 2 out of 10 previous years preceding the relevant previous year। मतलब 22-23 के पहले के 10 में से कम 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। should be a resident in India for at least 2 out of 10 previous years preceding the relevant previous years। ठीक है, 22-23 से पिछले 10 साल देखो, और उनमें अगर कम से कम 2 साल के लिए ये रेजिडेंट था तो है and should be in India for at least 730 days during 7 years preceding the relevant previous year। 22-23 से पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ऊपर का रहना चाहिए। ठीक है, तो 22-23 क्या हो गया? 22-23 आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। 22-23 आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, तो 22-23 से पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में इसको रेजिडेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ 22-23 से पिछले 7 सालों में से 730 दिन से ज्यादा इसको रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे ऑर्डिनरीली यहीं पड़ा रहता है। ठीक है, 22-23 में तो था ही रेजिडेंट, लेकिन 22-23 से पहले के 10 में से 2 साल तो रेजिडेंट था, और पहले के 7 सालों में से 730 दिन इंडिया में पड़ा रहा है, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशंस इज नॉट सैटिस्फाइड ही शैल बी सेड टू बी ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि 22-23 से पहले के 10 सालों में से वो 2 साल के लिए रेजिडेंट नहीं था, एक ही साल के लिए रेजिडेंट था, तो सीधा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है, भले ही वो 7 सालों में 730 दिन से ऊपर रहा हो। ठीक है, भले ही वो 7 सालों में 730 दिन से ऊपर रहा हो, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होंगी तभी उसको ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 22-23 से पिछले 10 सालों में से 2 में रेजिडेंट तो था, लेकिन 22-23 के जो 22-23 से पिछले 7 सालों में 730 दिन से कम रहा, 730 दिन से कम रहा, तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कह दिया जाएगा। ठीक, तो कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड फॉर बीइंग रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हम लोगों ने बात कर ही ली। तो देखो, ही हैज बीन अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year, or he has been in India for a period of 729 days or less in 7 previous years immediately preceding the relevant previous years। ठीक है, ये वही वाली हो गई जो 2 कंडीशंस हम लोगों ने यहां की कि ये होगा तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा, इसी का उल्टा लिख दिया तो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो गया। यहां हमने लिखा था कि 10 में से 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, यहां हमने लिखा कि 10 में से 9 सालों में वो नॉन रेजिडेंट था। ठीक है, हमने लिखा कि 10 में से 9 सालों में वो नॉन रेजिडेंट था। यहां हमने लिखा कि 7 सालों में 730 दिन उसको होना चाहिए, यहां हमने लिखा कि 7 सालों में वो 729 डेज या उससे भी कम रुका। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की पहली कंडीशन। दूसरी, he is a citizen of India or a person of Indian origin having total income other than the income from foreign sources exceeding 15 lakh rupees during the previous year, who has been in India for a period or periods amounting in all to 120 days or more but less than 182 days। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, ये इंडिया का सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि वो बाहर से इंडिया में आ रहा है। दिस इज नॉट कैटेगरी 3 और 4। ठीक है, दिस इज नॉट कैटेगरी 3 और 4, दिस इज जस्ट नॉर्मली टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन हु इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, लेकिन उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, who has been in India for a period of periods amounting in all to 120 days or more but less than 182 days। 15 लाख से ज्यादा इनकम होने पर अगर वो 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में 182 दिन से कम रहा, भले ही वो 120 दिन से ऊपर रहा हो, बट फिर भी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी 3 और 4 में इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन्स बाहर से इंडिया में आ रहे थे। यहां पर ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें इंडियन ओरिजिन का बंदा है, इंडियन सिटीजन बंदा है, पर बाहर से इंडिया में आ रहा है ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, तो कोई भी इंडिया का बंदा, कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडिया का जो भी बंदा है, अगर उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर 22-23 में 182 दिन से कम रहा है, इवन इफ इट इज मोर देन 120 डेज। ठीक है, क्योंकि 120 डेज से भी कम हो गया तब तो नॉन रेजिडेंट हो गया।
ठीक है, 120 डेज से भी नीचे हो गया तब तो नॉन रेजिडेंट हो गया, लेकिन अगर वो 120 डेज से ऊपर रहा है पर 182 डेज से नीचे रहा है तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। तीसरा, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये डीम्ड टू बी रेजिडेंट क्या होता है, इसके लिए हम यहां पर आ जाते हैं। ठीक, देखो, an individual being an Indian citizen having total income other than the income from a foreign sources exceeding 15 lakh rupees during the previous year would be deemed to be resident but not ordinarily resident in India in that previous year if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। देखो कोई भी इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, उसकी टोटल इनकम, इंडियन इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, उसकी इंडियन इनकम अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, हम उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मान लेंगे। 22-23 में हम उसको मान लेंगे कि वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। कब? if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। अगर उसको किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे करना है तो, ठीक है, अगर उसे किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे करना है तो, अगर किसी और कंट्री में उसको टैक्स पे करना पड़ा तो ये नहीं, राइट। डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडियन ओरिजिन के हो, आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन आपको किसी भी और कंट्री में कोई टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा है तो यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया। This provision would not apply in case of an individual who is said to be resident in India in the previous year under section 6(1). Under section 6(1) क्या था? Under section 6(1) ये वाला था, कैटेगरी 4, ठीक है, कैटेगरी 4 ये तो था अंडर सेक्शन 6(1), ठीक है। तो 6(1) वाले के लिए ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि 6(1) तो स्पेसिफिकली इसके बारे में बता रहा है ना, एक एक चीज बता रहा है कि 15 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, आप 182 दिन या उससे ऊपर रहो तो रेजिडेंट हो। अगर आप 182 दिन से ऊपर नहीं हो तो देखो, क्या आप 120 दिन से ऊपर हो? हाँ, आप 120 दिन से ऊपर हो। अगर आप 120 दिन से ऊपर हो तो साथ ही साथ क्या आप 365 दिन रहे थे पिछले 4 सालों में बिफोर द प्रीवियस ईयर? हाँ रहे थे, तो आप रेजिडेंट हो, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। यहां पर हाउ इज दिस फोर्थ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम डीम्ड रेजिडेंट? इस फोर्थ पॉइंट में याद करो कि वो बाहर से इंडिया में आ रहा है। ये जो डीम्ड रेजिडेंट वाली चीज है, डीम्ड रेजिडेंट में ये बाहर से इंडिया में नहीं आ रहा है। यहां पर जनरली बात हो रही है कि कोई इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वो किसी भी और देश में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो उसको डीम्ड रेजिडेंट बोल दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर यही देखा कि वो सिटीजन तो है और पर वो डीम्ड टू बी रेजिडेंट है, तो इसको भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बोल दिया जाता है। तो RNOR में 3 चीजें हो गई। RNOR में क्या हो गया? एक तो आपने रेजिडेंट देख लिया, रेजिडेंट के बाद OR होने के लिए 2 कंडीशंस थी, ठीक। OR होने के लिए 2 कंडीशंस थी, क्या? 22-23 के पिछले 10 साल में से किसी 2 साल आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरी एंड 22-23 के पिछले 7 सालों में से 730 दिन से ऊपर आप इंडिया में रहने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई है तो आप OR हो, अदरवाइज आप NOR हो गए, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो गए। ये तो पहली कंडीशन है, टू बी कॉल्ड एज NOR। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? ये है कि आपकी इनकम, इंडियन इनकम, आप इंडिया के आदमी हो, इंडियन इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन आप इंडिया में 182 दिन से कम रहे, भले ही आप 120 दिन से ऊपर रहे, तो आप RNOR कहलाओगे। तीसरी कंडीशन कि आप डीम्ड रेजिडेंट हो। डीम्ड रेजिडेंट आपको कब बोला जाएगा? जब आप इंडियन ओरिजिन के बंदे हो, आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और आप किसी भी और देश में पैसा टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो, तो आपको भी डीम्ड रेजिडेंट कह दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, Brett Lee, an Australian cricket player, visits India for 100 days in every financial year. हर साल 100 दिनों के लिए आता है। This has been his practice for the past 10 financial years. Find out his residential status for the assessment year 23-24. तो assessment year 23-24 के लिए क्या ये रेजिडेंट होगा? तो आओ देखते हैं। ये इंडियन ओरिजिन का बंदा है क्या? इंडियन सिटीजन बंदा है क्या? नहीं है, ठीक है। जो बाहर से इंडिया में आ रहा है, नहीं। कैटेगरी 3-4 आउट हो गई, ठीक है। नाइदर ब्रेट ली इज एन इंडियन सिटीजन नॉर इज ही अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो कैटेगरीज 3 और 4 आउट हो गई। कैटेगरी 2 क्या थी? कैटेगरी 2 थी कि क्या ये इंडियन ओरिजिन या इंडिया का सिटीजन है जो इंडिया के बाहर जा रहा है? नहीं, ये इंडियन ओरिजिन या इंडिया का सिटीजन नहीं है जो इंडिया के बाहर आ रहा है। कैटेगरी 2 भी आउट हो गई, ठीक है। तो ये कैटेगरी 1 में फॉल कर जाएगा, राइट। अंदर से आवाज नहीं आ रही होगी कि कैटेगरी 1 में इसकी रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, लेकिन आपने देखा ना 2, 3, 4 तो एलिमिनेट हो गई। कैटेगरी 3 और 4 क्या थी? इंडिया का सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है, भले ही ये बाहर से इंडिया में आ रहा है, पर क्या ये इंडियन सिटीजन या इंडिया का ओरिजिन है? नहीं,
दूसरी तो 3 और 4 तो आउट हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या थी? दूसरी कैटेगरी थी कि क्या ये इंडियन सिटीजन या इंडिया की ओरिजिन का है जो इंडिया से बाहर जा रहे एम्प्लॉयमेंट या इंडिया के क्रू मेंबर की शिप के क्रू मेंबर की तरह? नहीं, तो दूसरी कैटेगरी भी आउट हो गई, तो पहली कैटेगरी में आ गया। पहली कैटेगरी में रेजिडेंट देखने के लिए क्या देखते हैं हम लोग कि क्या प्रीवियस ईयर 22-23 में 182 दिन से ऊपर था? वो तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि 100 ही दिन के लिए तो आता है, हर फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन के लिए आता है, तो 22-23 में भी 100 ही दिन के लिए आया होगा? नहीं था, चल कोई बात नहीं। क्या 22-23 में 60 दिन से ऊपर था? हाँ, 60 दिन से तो ऊपर था, 60 दिन से ऊपर था। क्या प्रीवियस ईयर 22-23 के पिछले 4 साल में वो 365 दिन से ऊपर रहा होगा? हाँ, रहा होगा, क्योंकि हर साल 100 दिन के लिए आता है, तो 22-23 के पिछले 4 साल में 400 दिन के लिए रह लिया, तो रेजिडेंट तो हो गया, रेजिडेंट तो हो गया, ठीक है। बात ये होगी ना, फाइंड आउट इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, तो रेजिडेंट तो हो गया, सही बात है, रेजिडेंट हो गया। अब देखो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा या एनओआर होगा? ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए दो कंडीशंस देखी जाती हैं। क्या प्रीवियस ईयर 22-23 के पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट रहा होगा? डेफिनेटली रहा होगा, क्योंकि अगर ये पिछले 10 सालों से ऐसा कर रहा है, अगर ये पिछले 10 सालों से ऐसा कर रहा है तो हर साल रेजिडेंट रहा होगा ना। तो 22-23 के पिछले 10 साल अगर आप देखोगे तो उनमें 2 साल तो डेफिनेटली रेजिडेंट रहा होगा। चलो, ये तो पहली कंडीशन थी। एंड क्या 22-23 के पिछले 7 सालों में ये 730 दिन से ऊपर रहा? यहीं पर मात खा गया बेचारा, यहीं पर मात खा गया। क्यों? क्योंकि हर साल तो सिर्फ 100 दिन के लिए आता है, तो 22-23 के पिछले 7 सालों में 700 दिन रहा, 730 दिन नहीं रहा। और अगर 730 दिन नहीं रहा तो ROR नहीं हुआ, ये RNOR हो जाएगा, ठीक है। तो since his period of stay in India during the past 7 previous years is less than 730 days, he is not ordinarily resident during the assessment year 23-24, ठीक है। और ये नोट में पूरा यहां पर समझाया हुआ है, ठीक। Therefore be there, Mr. Bradley is a resident but not ordinarily resident during the previous year 22-23, relevant to the assessment year 23-24, ठीक है। अब आइए इधर देखें नेक्स्ट। Would your answer change if the above facts relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents the Australian cricket team? इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, ये रहता बाहर है, ये रहता बाहर है। इंडियन ओरिजिन का बंदा जो बाहर रहता है वो इंडिया में आ रहा है। क्या आपको इनकम दी हुई है इसकी? नहीं, आपको इसकी कोई इनकम नहीं दी हुई, तो कैटेगरी 3-4, कैटेगरी 3-4 लगेगी? नहीं, कोई बात नहीं। हम इसको ऐसे करेंगे कि हम मान के चलेंगे क्या इसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है या 15 लाख से कम है। आओ देखते हैं ICAI ने इसको किस तरह से किया है। लेट्स सी। If the above facts relate to Mr. Srinath, an Indian citizen who residing in Australia comes to visit to India, he would be treated as non-resident in India, irrespective of his total income, excluding income from foreign sources, since his stay in India in the current financial year is in any case less than 120 days. ठीक है, अगर मान लो ये 120 डेज से ऊपर होता तो हम देखते कि अगर इसकी इनकम 15 लाख से कम है तो फिर तो ये नॉन रेजिडेंट है। अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है पर ये 120 डेज से ऊपर हुआ तो ये रेजिडेंट कहलाएगा, तो ये रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। इस वाले केस में ये आपका नॉन रेजिडेंट हो गया। क्यों ये नॉन रेजिडेंट हो गया? क्योंकि ये इसकी इनकम चाहे 15 लाख की हो चाहे ना हो, अगर 15 लाख से कम की होती इनकम तो हम कहते कि 182 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। अगर 15 लाख से ज्यादा की होती इनकम तो फिर हम क्या कहते हैं कि 182 डेज नहीं, 182 डेज नहीं, 182 डेज नहीं, इसको 182 डेज तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर मान लो 182 डेज नहीं है तो फिर और क्या था? क्या 120 डेज से ऊपर आ? तो ये तो 120 डेज से भी ऊपर नहीं रहा, तो इसलिए ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, what would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days every year, including the previous year 22-23? बस बात खत्म हो गई। अब इनकम यहां पर डाल देंगे। तो देखो, in this case, if Srinath's total income, excluding income from foreign sources, exceeds 15 lakh rupees, he would be treated as resident but not ordinarily resident in India for the previous year 22-23. Since his stay in India is 120 days in the previous year 22-23 and 480 days, that is 120 days into 4 years, in the immediately 4 preceding previous years. If his total income does not exceed 15 lakh rupees, he would be treated as non-resident in India for previous year 22-23, since his stay in India is less than 182 days in the previous year 22-23. I'm sure यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई। Stay forever, stay forever. Next question. Mr. B, a Canadian citizen, इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये इंडिया का सिटीजन नहीं है, ठीक है। अगर ये इंडिया का सिटीजन नहीं है तो कैटेगरी 2, 3, 4 बाहर, ठीक। कैटेगरी 1 में इसकी रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे।
comes to India for the first time during the previous year 18-19, पहली बार 18-19 में आया था. During the financial year 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 and 22-23, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days respectively. Determine his residential status for the assessment year 23-24. कॉलम 1 में क्या था पहला कि क्या 182 डेज या उससे ऊपर रहे हो? उससे ऊपर तो नहीं रहा है 22-23 में, क्योंकि 22-23 में 70 दिन रहा है. तीसरा, क्या 22-23 में आप 60 दिन से ऊपर रहे हो? हाँ, 60 दिन से तो ऊपर रहो. एंड क्या 22-23 के पिछले 4 सालों में 365 दिन से ऊपर रहे हो? क्या 365 दिन से ऊपर रहे हो? तो 150 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 55 कितना आता है? कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज. 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150 कितना आता है? ये 355 आता है. तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा. तो ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा. देयरफॉर ही इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23. ठीक है. अब आ जाओ, देखो हम लोगों ने बात की थी कि जो बंदे, जो कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 है कि वो या तो इंडिया का सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है और वो बंदा इंडिया को छोड़कर बाहर जा रहा है. क्यों बाहर जा रहा है? या तो वो इंडिया के शिप के क्रू मेंबर की तरह से बाहर जा रहा है, या फिर वो किस वजह से बाहर जा रहा है? वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है. तो अगर वो इंडिया के शिप के क्रू मेंबर की तरह से बाहर जा रहा है तो कौन कौन से दिन को इंक्लूड करेंगे इंडिया में, कौन कौन से दिन को एक्सक्लूड करेंगे इंडिया में? अब उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. तो देखो, डिटर्मिनिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर. तो अगर क्रू मेंबर है तो उसके लिए पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया किस तरह से काउंट किया जाएगा? लेट्स लुक एट इट. तो व्हेन अ क्रू मेंबर बोर्ड्स अ शिप, ही इज गिवन अ कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. तो जब भी वो क्रू मेंबर शिप पर चढ़ता है तो उसको एक कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है. This certificate contains the date on which the individual has joined the ship for this voyage, as well as the date of signing off by that individual from the ship in respect of this voyage. ठीक है. तो मतलब क्या हो गया कि इस सर्टिफिकेट में आपको वो डेट दी गई है जिसमें उसने शिप को ज्वाइन किया, और जिस दिन उसने शिप छोड़ी, जिस दिन उसने शिप को छोड़ा, वो वाली डेट भी यहां पर दी हुई होती है. So, to determine the period of stay in India for an Indian citizen being a crew member, we simply need to subtract the period mentioned in the continuous discharge certificate from the number of days in the year. ठीक है. तो जितने भी नंबर ऑफ डेज वहां पर मेंशन होते हैं, उनको जो भी डेट ऑफ ऑन बोर्डिंग प्लस डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, इन ये वाला पीरियड कैलकुलेट कर लो, 365 में से माइनस कर लो, बात खत्म. Mr. Anand is an Indian citizen and a member of crew of Singapore-bound Indian ship engaged in carriage of passengers in International Traffic Department from Chennai Port on 6th June 2022. ठीक है. सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप का मतलब ये शिप जाएगी सिंगापुर और इंडिया की शिप है. ठीक है. तो अब ये कब निकली? 6 जून 2022 को निकली. From the following details for the previous year 22-23, determine the residential status of Mr. Anand for assessment year 23-24, assuming that his stay in India in the last 4 previous year preceding the previous year is 400 days. तो चलो, ये अच्छी बात है, राइट? अभी आप देखो इसमें क्या होता है कि 6 जून को ये बंदा निकल गया. ठीक है. कब वापस आया पता नहीं, कब वापस आया पता नहीं. ठीक है. तो अभी देखो, ये इंडिया का सिटीजन वाला बंदा है, ये इंडियन सिटीजन वाला बंदा है ये. ठीक है. ये इंडियन सिटीजन वाला बंदा है और 6 जून 2022 को ये निकल चुका है. अगर 6 जून 2022 को ये निकल चुका है तो कितने दिन? 22-23 में ये कितने दिन रहा? 22-23 में कितने दिन रहा? वापस आया है क्या? कुछ दिया? अरे ये दिया तो है, बताओ. हद है. मैं सोच रहा हूं कि यहीं पर है ये, मैं सोच रहा हूं यहीं तक क्वेश्चन है. हद हो गई. तो डेट एंटर्ड इनटू कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद 6 जून 22. Date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off of the ship by Mr. Anand 9th December 2022. तो 6th से 9th वाला पीरियड आप हटा दीजिए. तो कैसे काउंट करोगे आप? डेज को काउंट करो. तो 30 माइनस 5 क्यों? क्योंकि 6 जून को भी काउंट करना है. ठीक है. 6 जून को भी आपको काउंट करना है. तो 30 माइनस 5, 25 दिन जून के प्लस 31 दिन जुलाई के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 9 दिन, पूरे के पूरे 9 दिन काउंट होंगे. ठीक है. पूरे 9 दिन. तो ये कितने दिन रहा? ये 187 डेज बाहर रहा है. ये 187 डेज बाहर रहा है. तो 22-23 में इंडिया में कितने दिन रहा? 365 माइनस 187, ये रहा है 178 डेज. तो क्या ये 182 डेज रहा? नहीं, 182 डेज नहीं रहा. और अगर ये 182 डेज नहीं रहा तो फिर क्या हो जाएगा? क्या इसमें और करके दूसरी कंडीशन थी कि अच्छा चल कोई बात नहीं, तो 60 दिन से ऊपर है या 365 दिन से ऊपर है तो फिर हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे? नहीं. तो ये आपका नॉन रेजिडेंट कहलाएगा. ठीक है. 6 से 9 दिसंबर वाला आपको माइनस कर देना है
और अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन वाला कोई भी बंदा इंडिया छोड़ के शिप पर जाता है तो फिर उसके लिए एक ही कंडीशन है, अगर वो 182 डेज या उससे ऊपर इंडिया में रहा तभी उसको रेजिडेंट बोलेंगे, अदरवाइज उसको नॉन रेजिडेंट बोल दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लुक एट इट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से आता है? तो एन HUF वुड बी ट्रीटेड वुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। अगर उसके जो भी अफेयर्स है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अब ये क्या होता है इसमें अभी हम लोगों को घुसने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि इस HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसके अफेयर्स का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो फिर वो उसको रेजिडेंट बोल दिया जाएगा। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया इट वुड बिकम अ नॉन रेजिडेंट। तो अगर पूरी तरह से उसके अफेयर्स का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो इंडिया के बाहर है तो उसको नॉन रेजिडेंट बोल दिया जाएगा। If the HUF is a resident, then the satisfaction or otherwise of additional conditions by Karta would determine whether the HUF is ROR or RNOR. तो HUF जो है वो रेजिडेंट तो निकल आई, अब वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, उसके लिए हम ये देखेंगे कि HUF का जो कर्ता होता है, मतलब HUF का जो मेन बंदा होता है, जैसे निशांत कुमार HUF का कर्ता कौन? निशांत कुमार। अरुण कुमार HUF का कर्ता कौन? अरुण कुमार। सुरेंद्र कुमार गर्ग HUF का कर्ता कौन? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार इज द नेम ऑफ माय ग्रैंडफादर, अरुण कुमार इज द नेम ऑफ माय फादर। ठीक है, तो इनका कर्ता कौन? ये लोग हो जाएंगे। निशांत कुमार HUF का कर्ता निशांत कुमार, राइट। तो मैं अगर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हूं तो मेरी HUF भी ROR हो जाएगी। मैं अगर RNOR हूं तो मेरी HUF भी RNOR हो जाएगी। If Karta satisfies both the additional conditions, then HUF would also be ROR, otherwise the HUF would be RNOR. ठीक है, आओ देखते हैं। The business of HUF is transacted from Australia and all the policy decisions are taken there. तो control and management आपका बाहर हो गया, ठीक है, control and management आपका बाहर हो गया। Mr. E, the Karta of the HUF, who was born in Kolkata, visits India during the previous year 22 after 15 years. He comes to India on 1st April 22 and leaves Australia on 1st December 22. Determine the residential status of Mr. E and the HUF. ठीक है, Mr. E and the HUF, राइट। तो अभी देखो HUF का देखते हैं, मिस्टर E का देखते हैं। देखो एक काम करते हैं, मिस्टर E, ठीक है, मिस्टर E क्या है? कोलकाता में बॉर्न हुए थे, मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं, पर वो 15 साल के बाद आ रहे हैं यहां पर वो 15 साल के बाद आ रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो अब देखो ये कैटेगरी 3 या कैटेगरी 4 में आएगा। इंडियन ओरिजिन का बंदा इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, इनकम देखनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इनकम 15 लाख से कम हुई तो हम क्या देखेंगे? 182 दिन से ऊपर है क्या। अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई इंडियन इनकम तो हम देखेंगे कि चलो 120 दिन से ऊपर है क्या। ठीक, आइए देखते हैं कितने दिन रहा ये। 1 अप्रैल को आ गया था और 1 दिसंबर को गया, 1 दिसंबर को गया, तो अप्रैल से लेकर नवंबर 30 नवंबर तक रहा। तो 30 दिन अप्रैल के, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 244 डेज ये इंडिया में रहा। और जैसे ये 244 डेज इंडिया में रहा तो चाहे इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम हो, चाहे इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, ये रेजिडेंट तो हो ही जाएगा, ये रेजिडेंट तो जो है वो तो हो ही जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि 15 साल बाद इंडिया में आ रहा है तो प्रीवियस ईयर 22-23 के पिछले 10 सालों में से 2 साल ना तो रेजिडेंट रहा होगा, ना ही पिछले 7 साल में से 720 दिन से ऊपर रहा होगा। तो ये क्लियरली मिस्टर ई जो है वो तो RNOR है। ठीक है, RNOR है। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मिस्टर ई हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 245 डेज, देयरफॉर अच्छा ये 1 दिसंबर को भी यहां पर काउंट किया गया है, तो ठीक है आप भी काउंट कर लेना, जिस दिन वो आया जिस दिन वो गया उस दिन को भी काउंट किया गया। ठीक है, therefore he is a resident. However, since he has come to India after 15 years, he does not satisfy the condition of being ordinarily resident. Therefore, the residential status of Mr. E for the previous year 22-23 is resident but not ordinarily resident. ठीक है, अब HUF के बारे में बात करते हैं। HUF क्लियरली आपकी नॉन रेजिडेंट है क्योंकि इसके अफेयर्स का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया के बाहर देखा जा रहा है। So since the business of HUF is transacted from Australia and the policy decisions are taken there, it is assumed that the control and management is in Australia. That is, the control and management is wholly outside India. Therefore, HUF is a non-resident for the previous year 22. ठीक है जी, आइए फटाफट से बाकी चीजें निपटाते हैं।
रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, एओपीज, बीओआईज। तो अगर फर्म्स, एओपीज, बीओआईज है तो इसमें क्या हो जाता है, तो फर्म, एओपी और बीओआई वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। अगर पूरी तरह से या अगर या तो आधी अधूरी तरीके से या पूरी तरह से इंडिया में है तो उसको रेजिडेंट बोल दिया जाएगा। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया दे वुड बिकम नॉन रेजिडेंट। अगर उसके अफेयर्स का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया के बाहर है तभी उसको नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। यहां पर ROR, RNOR वाला पंगा नहीं है, ठीक। उसके बाद कंपनीज के केस में भी क्या हो जाएगा, कंपनीज के केस में अगर किसी कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, ठीक है, अगर वो कंपनी क्या है, अ कंपनी वुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया इफ इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। तो या तो वो इंडियन कंपनी है या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। अगर ये है तो फिर वो कंपनी रेजिडेंट हो जाएगी, अदरवाइज वो हो जाएगी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। मतलब अगर वो इंडियन कंपनी भी नहीं है और साथ ही साथ उसका पोयम इंडिया में नहीं है तो फिर वो आपकी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस। तो रेजिडेंट कौन होंगे, लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। सेम चीज, non-resident where the control and management of the affairs is situated wholly outside India they would become non-residents। ठीक है, simple। Scope of total income, now this is interesting। Scope of total income, स्कोप ऑफ टोटल इनकम मतलब अगर आप रेजिडेंट हो तो आपकी कौन कौन सी इनकम पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अगर आप ROR हो तो कौन सी पे लेगी, अगर आप RNOR हो तो कौन सी पे लेगी, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपकी कौन कौन सी इनकम पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। दैट इज नोन एज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, दैट इज नोन एज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हाँ जी, तो अगर आप रेजिडेंट हो तो आपकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, अगर आप RNOR हो तो आपकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, अगर आप NR हो तो आपकी इंडियन गवर्नमेंट कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लेगी, वो हम सेक्शन 5 में बात करेंगे। तो देखो, अगर आप ROR हो ना, अगर आप रेजिडेंट और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। पूरे देश, पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी अगर आप कोई भी इनकम कमा रहे हो तो उस पर आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। नेक्स्ट, RNOR में क्या होता है, इनकम विच इज रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड या अक्रूड और अरिजन या डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, वो टैक्स होगी। एंड इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है, तो अब बस इतना देखो, यहां पर क्या है, जो इनकम आपकी या तो रिसीव हुई है, या तो रिसीव हुई मानी गई है, या तो पैदा हुई है, या तो अराइज हुई है, या तो पैदा या अराइज हुई मानी गई है इंडिया में, वो इनकम इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी, उस पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। एंड जो भी इनकम आपकी इंडिया के बाहर भी अगर अक्रू या अराइज हुई है, लेकिन इस इनकम का सोर्स क्या है, इस इनकम का सोर्स है कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन जो कि इंडिया में सेटअप है या इंडिया से कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो पहली बात क्या हुआ, पहली बात यहां पर क्या हुई, RNOR के केस में क्या हुआ कि इनकम या तो आपकी इंडिया में रिसीव हुई या रिसीव हुई मानी गई। ठीक, या तो आपकी इंडिया इनकम जो है इंडिया में अक्रू हुई या अराइज हुई, या फिर अक्रू या अराइज हुई मानी गई, वो तो इंडिया में टैक्सेबल होगी। एंड अगर कोई इनकम आपकी अक्रू या अराइज बाहर भी हुई है, अगर कोई इनकम आपकी अक्रू या अराइज बाहर भी हुई है लेकिन उसका सोर्स इंडिया था, मतलब इट इज फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो उसको भी RNOR से टैक्स हम लोग कर लेंगे। और NR के केस में सिर्फ इतना होगा, मतलब ये वाली जो चीज है वो NR के केस में नहीं आ जाएगी। ये कितना, या तो इंडिया आपकी इनकम आपकी रिसीव हुई, या तो रिसीव हुई मानी गई, या तो अक्रू या अराइज हुई, या अक्रू या अराइज हुई मानी गई। अक्रू या अराइज हुई मानी गई, क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे कि इसको हम मानेंगे कि इंडिया में अक्रू या अराइज हो रही है। तो देखो, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इस पर आपका पूरा सेक्शन 9 है और इससे रिलेटेड चार्ट आप अपने नोट्स में देख सकते हो। ठीक है, तो इनकम अक्रूइंग, ये इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम मानेंगे कि ये इनकम जो है वो इंडिया में अक्रू या अराइज हुई है, डीम्ड टू अक्रू और अराइज। ठीक, देखो, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, any property or asset or a source of income in India, या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशंस है तो माना जाएगा कि इनकम जो भी है वो आपकी अक्रू या अराइज इंडिया में हुई है। दूसरा,
सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, अगर आपने इंडिया में सैलरी इंडिया में आपने सर्विस रेंडर की, उससे आपको सैलरी मिल रही है, तो भले ही वो बाहर मिल रही है बट इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मान लिया जाएगा वो इंडिया से, क्योंकि वो इंडिया में आपने काम करके कमाया ना। सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, मैं यूएस में जाके काम कर रहा हूं, उसके लिए मुझे भारत सरकार पैसा दे रही है, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इवन दो इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, टीसीएस में पैसा लगाया, टीसीएस के शेयर से डिविडेंड मिला, पर मैं बाहर था तो बाहर मिला, लेकिन इनकम इंडिया की कंपनी से मेरे को डिविडेंड मिला। इंटरेस्ट इफ पेबल बाय, या रॉयल्टी इफ पेबल बाय, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेबल बाय। सुनना, अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपको कहीं से रॉयल्टी मिल रही है, या आपने कहीं टेक्निकल सर्विसेज दी है उसकी आपको फीस मिल रही है, किससे मिल रही है? या तो किसी नॉन रेजिडेंट से, या तो गवर्नमेंट से, या तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से, ठीक है, या तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से। अच्छा, नॉन रेजिडेंट से अगर आपको ये चीज मिल रही है तो उसमें दो चीजें और है, इफ मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन इन इंडिया, राइट, अगर पैसा बोरो किया गया और उसका यूटिलाइजेशन किया बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो कि इंडिया का है, राइट, तो उस पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, भले ही बाहर मिल रहा हो, बट इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देखो, आप लोग अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन चल रहा है, आप बस इसको एक बार सुन के रख लो दिमाग में। मुझे पता है अभी कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी आप लोग जब इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। दूसरा, इफ टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया और मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, ठीक, तो ये वाली बात हो गई। यहां अगर आपको रेजिडेंट पर्सन से मिल रहा है तो इसके दो एक्सेप्शंस हैं, इफ मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया, या इफ मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। सीधी सी बात है यार, मैं एकदम आपको सिंपल सी बात बताता हूं, एकदम सिंपल सी बात। अगर आपका जो भी आपको फीस मिल रही है, जो भी आपको रॉयल्टी मिल रही है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने पैसा दिया, आपने पैसा दिया, उस पैसे का यूटिलाइजेशन अगर इंडिया के बिजनेस के लिए हुआ तो वो इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिलेगी, मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में अक्रू या अराइज हुई है। आपने टेक्निकल सर्विसेज दी, उसकी आपको फीस मिली, उन टेक्निकल सर्विसेज का इस्तेमाल कहां हुआ? इंडिया के बिजनेस में हुआ, तो जो आपको फीस मिली, भले ही वो बाहर मिली हो, मान ली जाएगी वो इंडिया से अक्रू हुई है, एंड सो ऑन। आपको रॉयल्टी मिली, ठीक है, आपने कुछ पेटेंट करवाया, आपने कुछ भी आईपीआर वगैरह दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया, उसके लिए आपको रॉयल्टी मिल रही है। उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इस्तेमाल कहां हुआ? इंडिया में किसी बिजनेस में हुआ, और आपको उसके लिए रॉयल्टी मिली, तो मान लिया जाएगा, इवन इफ द रॉयल्टी इज रिसीव्ड आउटसाइड, मान लिया जाएगा कि इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली चीजें सारी। एंड लास्ट, income arising outside India being any sum of money paid without consideration by resident Indian to a non-corporate resident, non-resident or foreign company where aggregate of such sum is greater than 50,000 rupees. ठीक है, तो इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, अगर आपकी इनकम बाहर अराइज हो रही है, कैसी इनकम? बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने बिना इंटरेस्ट चार्ज किए किसी को लोन दिया 50,000 से ज्यादा रुपए का, ठीक है, बाय अ रेजिडेंट इंडियन टू अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी वेयर एग्रीगेट ऑफ सच सम इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज, ठीक है। तो मतलब अगर आपने 50,000 रुपए से ज्यादा दिया, अगर आपने 50,000 रुपए से ज्यादा दिया, मैं नॉन रेजिडेंट हूं, ठीक है, मैं नॉन रेजिडेंट हूं या मैं कुछ भी हूं, तो नॉन रेजिडेंट के लिए भी क्या होगा? इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी ना। तो मैंने क्या किया, एक रेजिडेंट बंदे से लोन लिया 50,000 रुपए का, उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, ठीक है, मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैंने एक रेजिडेंट बंदे से 50,000 रुपए का लोन लिया, मेरे को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। अब जब मैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा तो इस 50,000 रुपए को मेरी इनकम मान ली जाएगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं। अभी मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों के इसमें कई सारे कंफ्यूजन होंगे, कुछ कंफ्यूजन होंगे, बिल्कुल परेशान होने वाली बातें हैं। आई हैव इंक्लूडेड मोर देन इनफ क्वेश्चंस इन योर नोट्स फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। तो बहुत आराम से करो, बहुत सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। नोट्स क्या है आपके?
Allowances or perquisites paid or allowed as such outside India by government to a citizen of India for rendering service outside India is exempt under section 10(7). तो अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी अलाउंस या परक्विजिट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। Fees for technical services includes any consideration for rendering any managerial, technical or consultancy services. Common sense. Income by way of inter alia fees for technical services from services utilized in India would be deemed to accrue or arise in India in case of a non-resident and be included in his total income, whether or not such services were rendered in India or whether or not the non-resident has a residence or place of business or business connection in India. आप non-resident हो, आप अगर इंडिया में बिजनेस करके पैसा कमा रहे हो तो इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सीधी सी बात है, हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन में बस मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप से कर सकते हो, अब और इसमें कुछ बचा हुआ है ही नहीं। बस एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को इसलिए करके दिखा रहा हूं जिससे आपको जो भी अभी थोड़ा बहुत अगर डर भी लग रहा होगा ना तो वो डर आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा, वो डर आप लोगों का एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। पहला ये क्या है, From the following particulars of income furnished by Mr. Anirudh pertaining to the year ended 31st March 23, compute the total income for the assessment year 23-24 if he is a resident and ordinarily resident. अगर वो resident and ordinarily resident है, resident but not ordinarily resident और non resident, तो एक काम करेंगे, ये 3 कॉलम्स बना लिए हमने। ठीक है, 3 कॉलम्स बना लिए। अब आओ ये 1 2 3 4 5 चीजें आपको दी हुई हैं, देखते हैं कौन कौन सी इनकम सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होगी। देखो आरओआर के लिए तो सारी टैक्सेबल होंगी, कौन कौन सी चीजें आरएनओआर के लिए टैक्सेबल होंगी और कौन कौन सी चीजें एनआर के लिए ही टैक्सेबल होंगी। ठीक है, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। अच्छा, इंडिया की कंपनी के शेयर्स को बेचने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो ये इंडिया, ये जो इनकम है ऑब्वियसली मतलब कॉमन सेंस लगाकर हो रहा है ना कि ये एनआर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी, आरएनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी। कॉमन सेंस, बाकी टेक्निकलिटी में तो घुसना ही नहीं है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है ना। जर्मनी में आपको पैसा मिला, क्यों पैसा मिला? क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर से आपको कैपिटल गेन्स हुआ। तो चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे एनओआर हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 15,000 और 15,000, ये सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इधर देखो, डिविडेंड फ्रॉम अ जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। अब देखो आरओआर के लिए तो ये 10,000 टैक्सेबल होगा, क्यों? क्योंकि आरओआर की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, तो आरओआर के लिए ये 10,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। क्या आरएनओआर के लिए टैक्सेबल होगा? अच्छा, आरएनओआर के लिए क्या होता है? क्या इनकम अराइज हुई इंडिया में? नहीं, जापानीज कंपनी है। क्या इनकम डीम्ड टू अराइज भी मानी जाएगी? नहीं ना, जापानीज कंपनी से डिविडेंड मिला है। जापानीज कंपनी का इंडिया से क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप आरएनओआर हो तो इट वोंट बी टैक्सेबल, अगर आप एनआर हो तब भी इट वोंट बी टैक्सेबल। सिंपल, इंडिया से कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है ना, इधर देखो, rent from property in London deposited in a bank in London later on remitted to India through approved banking channels। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी कहां की है? प्रॉपर्टी लंदन की है। लंदन की प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है, उसको लंदन के बैंक में किया, उस पैसे को अगर इंडिया में ला रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिया में रिसीव हुआ वो पैसा। ठीक है, प्रॉपर्टी कहां है? लंदन में है। पैसा कहां मिला? लंदन में ही मिला, लंदन के बैंक में जमा किया, तो रिसीव भी तो लंदन में हुआ, रिसीव भी तो आउटसाइड इंडिया हुआ। बाद में उसको इंडिया ले आए, वो अलग बात है। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो आप सारी की सारी इनकम्स पर टैक्स लगाने लग जाओगे। अगर कोई भी पैसा इंडिया में आया टैक्स, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी कहां की? इंडिया के बाहर की। इनकम कहां अक्रू हो रही है? इंडिया के बाहर। इनकम इंडिया कहां अराइज हो रही है? इंडिया के बाहर। इनकम कहां रिसीव हो रही है? इंडिया के बाहर। उस रिसीव्ड इनकम को बाद में आप इंडिया में ला रहे हो तो ये आरओआर के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, पर आरएनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहां पर ये 75,000 रुपए यहां तो टैक्सेबल हो जाएगा, इन दोनों में टैक्सेबल नहीं होगा। इधर देखो, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से तो तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। 6,000 और ये 6,000। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम इन लैंड इन गुजरात। अच्छा, एग्रीकल्चरल इनकम गुजरात में मतलब इंडिया में तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी तीनों के केस में, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। ठीक है, तो बस अब आप इसका टोटल कर सकते हो और दैट्स इट। अच्छा, एक काम यहां पर जो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है वो ये है, ये जो रेंट आपको मिला ना आरओआर के लिए, ये इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी मिला, तो इस पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगा। ठीक है, आरओआर के लिए तो टैक्सेबल तो होगा ही, लेकिन इस पर भी 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लग जाएगा। ठीक है,
तो ये जो 75,000 है इसका सिर्फ 70% टैक्सेबल होगा, तो 75,000 का 70% कितना आता है, ये 52,500, 52,500 दिस विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15,000 प्लस 10,000 प्लस 52,500 प्लस 6,000, दिस इज 83,500, 83,500। इधर क्या है 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 इज व्हाट, 21,000, और इधर भी 21,000। ठीक, यहां पर यही है रेंट रिसीव्ड, इसको 75,000 नेट एनुअल वैल्यू मान लेंगे, और इसका 30% कितना आता है, 75,000 का 30% कितना आता है, ये आ जाता है आपका 22,500, 22,500, तो 75,000 माइनस ये 52,500, 52,000। एंड बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, उनके सॉल्यूशंस आप लोगों को नोट्स में दिए हुए हैं, तो आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर लीजिएगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहां पर सीए पर क्लिक करेंगे, फिर आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे। सीए इंटरमीडिएट के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, यहां पर आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर क्लिक करेंगे, जल्दी से खुल जाए मेरे भाई। यस, तो आप सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करेंगे, सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर इसको गेट प्लस पर क्लिक कर देंगे। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर दीजिएगा, निष्ठेन अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि अभी 30% का चल रहा है। 20% आपको कोड से मिल जाएगा, 10% से प्राइसेस ऑलरेडी स्लैश डाउन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई सी यू गाइस टुमारो। कल से कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल होगा। इस चैप्टर के बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, अपने आप से कर लेना, बहुत ही कॉमन सेंस के थ्रू हो जाएंगे, नहीं तो 2-4 क्वेश्चंस के बाद आपको फील आने लग जाएगी। ठीक है, तो बहुत आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा और चले अभी। ठीक है, और कल से हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल वाले क्वेश्चंस करेंगे, आसान क्वेश्चंस है, हो जाएंगे इसके। टेक केयर, बाय।